Sir, I have a question. हाँ जी, सर सिविल एग्जाम में भी आएगा क्या इससे रिलेटेड कुछ? बेटा ये सारे जो यूनिट है ना, देखो मैं पूरा सिलेबस शो कर देता हूँ स्क्रीन पर। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट यूनिट देखें ना, तो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों का ये आएगा टॉपिक जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और साथ में सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो इस टॉपिक के रहते हैं। ठीक है, यूनिट 1 से। ठीक है, यूनिट 2 से अगर टॉपिक आएगा तो ये आएगा, और इसमें भी ये टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवरेज से तो एक क्वेश्चन देखो, लीवरेज अपने आप में एक टॉपिक था, तो ये तीनों ही आएंगे, राइट। कैपिटल बजटिंग में से वैसे तो इसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो रहते हैं पे बैक पीरियड और एनपीवी के। इन दो टॉपिक के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। और लास्ट में फंड फ्लो और कैश फ्लो, ये दो ही टॉपिक हैं, तो इनमें से कोई एक टॉपिक आ ही जाएगा। तो आप इसी वे में तैयारी करके रखो, और अगर आप लोग पढ़ के जाओगे ना जितना हमने क्लास में पढ़ाया है, सिर्फ उसी से आप काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, कोशिश करेंगे। अगर सिविल एग्जाम में तो नहीं आता ना यहाँ से कुछ? कहाँ पर से? सर सिविल एग्जाम में। सिविल में बेटा, अगर सिविल में ना देखो, वहां पर क्या होता है, आपको स्पेशलाइजेशन पिक करना पड़ता है। जनरली लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को पिक करते हैं, और इसका रीजन ये है क्योंकि हिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली है ना, तो वो फिक्स है। तो वो चीज पढ़ लिख के लोग हिस्ट्री इसलिए जनरली पिक कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आपने अपना स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग, कॉमर्स, फाइनेंस इस तरह से रखा है, तो ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी कंपनी की अकाउंटेंट की जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। इवन अगर आप लोगों में से कोई टीचिंग में जाना चाहता है, तो नेट वगैरह है, तो जिसको अगर नेट करना है ना, तो उसमें वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसमें भी ये सारे टॉपिक काम आते हैं। साथ में अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो बैंकिंग की अगर आपका इतना पोर्शन पड़ा है, तो ये बेसिक्स हैं। तो आपके जो वहां पर होता है जनरल अवेयरनेस ऑन बैंकिंग, तो वो वहां पर भी काम आता है। बीएसएनएल में जूनियर अकाउंटेंट की जॉब निकलती है, तो वहां पर भी इस चैप्टर से काफी, इस सब्जेक्ट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखो कि ये जो सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिकली बहुत हाँ मेरे मैं वही तो बता रहा हूँ। यूपीएससी में, यूपीएससी वगैरह सब में कह रहा हूँ ना, अगर आपका स्पेशलाइजेशन, अगर आपने कॉमर्स एंड फाइनेंस भरा है, तब यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सर सबके तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ना, हमारे कॉलेज से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सर अभी तक। कौन से रजिस्ट्रेशन? सर जो बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, बेटा आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो आप? कौन सा रजिस्ट्रेशन? सर जो सर एग्जाम के लिए होते हैं ना रजिस्ट्रेशन पहले। एग्जाम फॉर्म कह रहे हो? यस सर। बेटा वो तो यूनिवर्सिटी की साइट पे देखते रहो, ठीक है। यूनिवर्सिटी की साइट पे अगर अवेलेबल होंगे तो भर देना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर वो तो अभी आ ही नहीं रहे हैं, बट कुछ बच्चों ने पहले भर दिए थे, अभी फिर से बंद हो गया है वो। सेकंड सेमेस्टर के? आई मीन 6th सेमेस्टर के? यस सर। पहले भरे थे आप लोगों ने? भरे पहले? सर हमने नहीं भरे हैं, मेरे फ्रेंड जो हल्द्वानी से कॉलेज कर रहे हैं ना, उन लोगों ने भर दिया, एडमिशन करवा दिया उन्होंने। आप एग्जाम फॉर्म की बात कर रहे हो ना? सर हमारा तो एडमिशन भी नहीं हुआ है और एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरे हैं अभी हमने, सिर्फ देखो का एडमिशन की तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो कॉलेज का ही मैटर है, तो कॉलेज वाले वो आपका एडमिशन करवा ही देंगे, फॉर्म भरवा देंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है वो, है ना। लेकिन आप लोगों का जो एग्जाम फॉर्म है ये नहीं हटना चाहिए। तो अगर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब भी एग्जाम फॉर्म आएंगे तो आप लोग उसको जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, स्टार्ट करें अब टॉपिक। सर। ठीक है, यस सर। हेडिंग डालिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब बच्चों नोट्स भी बनाते रहना, साथ में आपको स्क्रीन पर भी दिखाते रहूंगा जो जो जरूरी है, ठीक है। So far, we have discussed that management of fixed assets and long-term financing. In this part, issues relating to the management of current assets will be discussed. The management of current asset is similar to that of fixed assets in the sense that in both cases of a firm analysis, their effect on its return and risk
तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम जो बात करेंगे वो सिर्फ करेंगे करंट एसेट्स की। अगर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है क्या, तो वर्किंग इसका मतलब है कैपिटल का वो पार्ट जो बिजनेस वर्किंग में हेल्पफुल रहता है। तो देखो कंपनी में जो पैसा इन्वेस्टमेंट लाया जाता है वो दो तरह से लाया जाता है, एक तो शेयर कैपिटल से, डिबेंचर से या बैंक लोन से, दैट मींस लॉन्ग टर्म फंड, और एक होते हैं जो कि करंट लायबिलिटीज से लाया जाता है, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स है, ये सारे। तो दोनों का नेचर डिफरेंट होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं हिंदी में कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल आई है उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या है पहले तो ये समझ लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन विच इज हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर। ओके, अब ये सारा पैसा बहुत बड़ा होता है, दैट मीन्स करोड़ में, लाइक 100 करोड़, 200 करोड़, 10 करोड़, इस तरह से, राइट। तो इनका इन्वेस्टमेंट, कंपनी के पास अभी पैसा आ गया, अब कंपनी इन पैसों को कहाँ भेजेगी, कहाँ इन्वेस्ट करेगी, वो इन्वेस्ट करेगी इनको लॉन्ग टर्म एसेट्स में। और लॉन्ग टर्म एसेट्स कंपनी की क्या होती हैं, वो होती हैं फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म पैसा है हमारे पास, हमने वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म एसेट्स अपने आप में कैपेबल हैं कंपनी के लिए रिटर्न प्रोड्यूस करने के लिए? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आपने मशीनरी खरीद ली है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो क्या वो मशीनरी काम कर पाएगी? क्या वो बिल्डिंग आपके लिए कुछ रिटर्न जनरेट करके दे सकती है? वो नहीं दे सकती है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि हमने लॉन्ग टर्म जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म पैसा जो आया हमारे पास कैपिटल में, वो हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या है हमारे पास, करंट लायबिलिटीज, और शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या है हमारे पास, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ही वो एसेट्स होती हैं जो कि फिक्स एसेट्स को ऑपरेट करने में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि मशीनरी खरीद ली, लेकिन मशीनरी में रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कुछ रिटर्न प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो दैट मींस रॉ मटेरियल क्या होता है, करंट एसेट्स में जो स्टॉक होता है। बेचोगे नहीं तो क्या फायदा होगा, तो इसलिए वहां पर लिखा रहता है डेटर्स, क्योंकि जनरली कंपनीज की जितनी भी सेल्स होती हैं वो किस में होती हैं, क्रेडिट बेसिस पे, और जब आप क्रेडिट सेल्स करोगे तो उससे बन जाते हैं डेटर्स। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो कि हमें एक साल के अंदर हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या डेली एक्सपेंडिचर को मैनेज करने में हेल्पफुल होती है, राइट। अब ये दो तरह की हो सकती है। पहली, लिखते रहिएगा बच्चों, पहली होगी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और दूसरी होगी नेट वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल समझ लीजिए, लिख भी लो अगर किसी को नोट्स भी बनाने हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। बस एक लाइन है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के लिए कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिंपली क्या होती है, जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है करंट एसेट्स में, उस टोटल अमाउंट को हम बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं बच्चों, वो होती हैं कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। दूसरा लिखो आप हेडिंग, इतना समझ में आ गया बच्चों? रिप्लाई भी करते रहो।
कभी जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं मैसेज में या अनम्यूट करके। ओके, नेक्स्ट डालो आप हेडिंग नेट वर्किंग कैपिटल। Net working capital refers to the difference between current assets and current liabilities। सिर्फ इसकी भी इतनी सी लाइन है। इसका मतलब कि नेट वर्किंग कैपिटल बताती है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कितना डिफरेंस है। तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों को याद हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है हमारे करंट रेशियो पे, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो पे। अब कोई भी बच्चा मुझे जल्दी से बताओ करंट रेशियो क्या होता था और स्टैंडर्ड करंट रेशियो की क्या रहती था आंसर। स्टैंडर्ड करंट रेशियो क्या होना चाहिए और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा मैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। एनीवन? बोलते रहो बच्चों, इसी चीजों पे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि यही चीजें फिर से वो हैं जो आपके इंटरनल मार्क्स डिसाइड करेंगे। अगर नहीं पता है तो आप बोल दो, नहीं पता मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग शांत बैठोगे तो मैं भी फिर शांत ही बैठ जाऊंगा। सर नहीं पता है। बेटा देखो, खाली बोलने के लिए तो नहीं है ना। आप लोग रिप्लाई करा करो, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हम अकेले बैठ के बस पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हैं। आप लोगों को तभी पता चलेगा ना कि आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ना यार। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी मेरे लिए क्या लॉस हो जाएगा ना। लेकिन आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का अच्छे पेपर हो और इसके बाद आप अच्छी जॉब में जाएं, अच्छे से M.Com MBA जो भी करना आप लोग वो करो, है ना। चलो देखो, करंट रेशियो बेसिकली क्या होता था, रुको मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रेशियो था लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए जिसका नाम था करंट रेशियो। और इसको एनालाइज करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे, वो फॉर्मूला होता था करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता था। और स्टैंडर्ड होता था कि ये रेशियो कम से कम कितना होना चाहिए, ये चेक करने के लिए स्टैंडर्ड रेशियो जो बनाया गया था वो बनाया गया था 2:1। अब इसकी मीनिंग समझ लो बस तुम। देखो करंट एसेट्स में आप लोगों को मैंने बता दिया क्या आएगा, कैश आएगा, इन्वेंट्री आएगी, डेटर्स आएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे और बिल्स रिसीवेबल। जबकि करंट लायबिलिटीज में क्या आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेएबल आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर और इसी तरह की शॉर्ट टर्म हमारी बोरोइंग्स आएंगी। अब इसको 2:1 क्यों बोला गया कि इतना होना चाहिए, और उसका रीजन पता है क्या है कि अगर हमारी करंट लायबिलिटी कौन सी है जिसको हमें 1 साल के अंदर वापस देना है पैसा,
और करंट एसेट्स क्या है, जिनको हमने 1 साल से पैसा अंदर वापस लेना है। तो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पास कम से कम इतनी करंट एसेट्स होनी चाहिए कि अगर हमारी करंट लायबिलिटीज हम पे भी कर दें तब भी हमारे पास उतना ही पैसा फिर से अवेलेबल हो जो कि करंट लायबिलिटीज की तरह मैनेज हो सके। तो मान लो अगर हमारे आज की डेट में करंट लायबिलिटी होल्डर हमसे पैसा मांग लें तो पैसा हमने कितना देना था उनको, 1 देना था, लेकिन हमारे पास एसेट्स कितनी मैनेज थी, 2, और अब कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1। दैट मीन्स अगर मैं ये करंट लायबिलिटीज का पैसा वापस भी कर दूं तो उसके बाद भी उतना ही पैसा मेरे पास अवेलेबल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में चलते हैं, ये नेट वर्किंग कैपिटल में चलते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल में रेशियो हमने क्या ले लिया है, 1 सेकंड रुकिए बेटा, अभी 2 मिनट में मुझे कॉल करना है। अजय पांडे। तो बच्चों इसी के बेसिस पे जो एक हमारे पास वर्किंग कैपिटल उसका नाम है नेट वर्किंग कैपिटल, जहां पर हम देखते हैं कि क्या कंपनी एक्चुअली एबल है अपने करंट एसेट्स के बेसिस पे कि अगर उसके करंट लायबिलिटी होल्डर्स पैसा मांग लें तो क्या वो लायबिलिटी, क्या वो एबल है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है नेट वर्किंग कैपिटल का, ये नोट कर लीजिए। अब इसमें एक हेडिंग दीजिए, अब इसमें एक हेडिंग दीजिए, फोकसिंग ऑन करंट एसेट्स मैनेजमेंट। फोकसिंग ऑन करंट एसेट्स मैनेजमेंट। अब बच्चों जब भी हमारा फोकस करंट एसेट्स मैनेजमेंट, जिसको हमने कहा कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, वर्किंग कैपिटल होती हैं, तो यहां पर कंपनी के केस में फोकस क्या होगा, फर्स्ट फोकस विल बी हाउ टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हाउ टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, एंड द सेकेंड focus will be how should current assets be financed, how should current assets be financed। अब बच्चों 2 चीजें समझ लो यहां पर, एक करंट एसेट्स में ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए इन्वेस्टमेंट। अब मैं यहां पर वर्ड ऑप्टिमाइज क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन समझो। अगर सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है तो क्या वो 1 लाख रुपया आपके पास आपके घर में रखा है तो क्या वो 1 साल बाद 2 लाख रुपया बन सकता है? जल्दी जवाब दीजिए। नो सर। नहीं बन सकता ना। या तो पहले की मूवीज जैसा ही होता कि किताब के बीच में मोर के पंख रखे हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि वो 2 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, अगर आप अपने उसको अपने पास रख रहे हो ना तो इसका मतलब आप अपने कैश को आइडियल बना रहे हो। आइडियल का मतलब कि वो व्यर्थ है, खाली है, उस पर कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं हो सकती है। तो मैंने यहाँ वर्ड ऑप्टिमाइज इसलिए यूज किया कि आप कैश अपने पास सिर्फ उतना रखो जितने की आपको खर्च करने के लिए इमीडिएटली जरूरत है। अदरवाइज आप वो पैसा रखो बैंक में, या बैंक में भी नहीं रख रहे हो तो आप उसको कहीं पर ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो कि जहां पर से आपको जरूरत हो तो आप इमीडिएटली निकाल भी लो।
तो यहां पर हमने वर्ड यूज करना है हमेशा ऑप्टिमाइज, नॉट मैक्सिमाइज, ऑप्टिमाइज। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा हाउ शुड करंट एसेट्स बी फाइनेंस्ड। अब करंट एसेट्स को किस तरह से फाइनेंस किया जाएगा। तो करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए दो तरीके याद रखने हैं कि हमें एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट भी और इनएडिक्वेट मींस कम भी, ये दोनों ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है कंपनी के लिए। तो ना तो हमने अपने करंट एसेट्स ज्यादा रखनी है और ना ही अपने करंट एसेट्स कम रखनी है। हमने जितना रेशियो कहा ना 2:1 का, हमें कम से कम इतना रेशियो मेंटेन करके रखना है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो फोकसिंग ऑन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। फोकसिंग ऑन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मैंने दो रेशियो बताए। फोकसिंग ऑन करंट एसेट्स का मतलब था फोकसिंग ऑन द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोकसिंग ऑन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट the net working capital, and net working capital is a qualitative concept. Net working capital is a qualitative concept. It indicates the liquidity position of the firm and suggests the extent to which the working capital needs may be financed by permanent source of funds. इसका मतलब कि नेट वर्किंग कैपिटल हमें बेसिकली ये लिक्विडिटी की पोजीशन के बारे में बताता है और ये सजेस्ट करता है कि किस एक्सटेंट तक हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को, नीड्स को फाइनेंस करना चाहिए अपने परमानेंट सोर्स ऑफ फंड से। A weak liquidity position poses a threat to solvency of company and makes it unsafe and unsound. इसका मतलब कि अगर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कमजोर है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कंपनी पर कि आप अपनी सॉल्वेंसी को थ्रेटन कर रहे हैं और अपने आप को अनसेफ और अनसाउंड बना रहे हैं। और कंपनी की अगर इस तरह की पोजीशन होगी तो मार्केट में कोई भी उनको क्रेडिट प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। The net working capital concept also covers the question of judicious mix of long-term and short-term funds for financing the current assets. एक सेकेंड में आप लोगों को नोट्स दिखा देता हूं, थोड़ा सा रुकिए। For every firm, there is a minimum amount of net working capital, which is permanent. Therefore, a portion of working capital should be financed with the permanent source of finance, such as equity share, debentures, long-term debt, preference shares, and retained earning. इसका मतलब कि कुछ पोर्शन वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस होना चाहिए, किसके द्वारा? ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल के द्वारा। अब नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए, ऑपरेटिंग एंड कन्वर्जन साइकिल। ऑपरेटिंग and conversion cycle. Just give me a minute.
स्क्रीन दिख रही है बच्चों? This is the operating cycle what we are talking about. Now, just listen carefully. The needs for working capital to run the day-to-day business activities cannot be overemphasized. We will hardly find a business firm which does not require any amount of working capital. Indeed, firms differ in their requirement of the working capital. Current assets are needed because sales do not convert into cash instantly. There is always an operating cycle involved in the conversion of sales into cash. That means कभी भी कोई करंट एसेट्स सेल्स को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। उसके लिए हमें जरूरत हमेशा किसकी पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल की। An operating cycle is the time duration required to convert sales after the conversion of resources into inventory into cash. इस लाइन को अच्छे से नोट कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों, यही एक डेफिनेशन आपको मेंशन करनी है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन required to convert sales after the conversion of resources into inventories into cash. The operating cycle of a manufacturing company involves three following phases. Point number 1 डालो इसमें, acquisition of resources. Point number 2, manufacture of the product. And the point number 3, sale of the product. अब एक बार इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, यहां पर आप देखो सबसे पहले कंपनी ने क्या करा? परचेज करी है, राइट? परचेज करने के बाद ये इसकी साइकिल है कि सबसे पहले इसको क्या मिला होगा? रॉ मटेरियल। तो उसने पहला कर दिया रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। आरएमसीपी मींस रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। रॉ मटेरियल को इन्हें कन्वर्ट कर दिया वर्क इन प्रोसेस में, तो दैट मींस वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड। फिर उसको कन्वर्ट कर दिया इसने एफजीसीपी फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, दैट बिकम इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। दैट मींस इन तीनों को अगर हम मिला के एक चीज बोले तो वो बनेगा क्या? इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। देन दैट प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड इन द मार्केट। हाउ कैन वी सेल इट? ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल। हम इसको मार्केट में ले जाकर बेचेंगे, कैसे? क्रेडिट सेल के बेसिस पे। क्रेडिट सेल करने के बाद जो साइकिल जनरेट हो जाएगी वो हो जाएगी रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। मतलब कि जिनको हमने बेचा अब उनसे हमें पैसा वापस लेने में कितना टाइम लगेगा, और इनके मिलाकर जो बनेगी साइकिल उसको हम बोलेंगे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से हम अपना पेमेंट टाइम पीरियड घटा देंगे तो वो बन जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये बेसिकली पूरा जो शेड्यूल है ये डिनोट कर रहा है किसको? ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर मैं आपको आगे बताता हूं ऐसे किसके कैलकुलेशन करे कैसे जाएंगे। Firstly, we need to calculate gross operating cycle. And for this, we have to calculate inventory conversion period plus debtor conversion period। इन दो के बेसिस पे ये पता चलेगा कि हमें कितने दिन लगेंगे इसको। और भी अगर आप
शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस डेटर कन्वर्जन पीरियड। अब पॉइंट नंबर 1 रहेगा कि इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड रखना कैसे है, कैलकुलेट कैसे किया जाना है। तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट होगा 3 चीजों से, और वो 3 चीजें हैं कि आपको सामने से दिख रहा है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रेशियो क्या रहेगा इसमें, पहला रेशियो हो जाएगा रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड RMCP इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। And this will be divided by 360। दिख रहा है फॉर्मूला सबको? बेटा अगर मैं इसको यहां से हटाना चाहूं 360 को, तो मुझे क्या करना चाहिए? एंड व्हाई वी आर टेकिंग 360, इसका लॉजिक समझ लो कि इंडिया में ना 5 दिन ऐसे हैं कि कोई भी फैक्ट्री क्यों ना, वो 5 दिन जरूर बंद रहती है। और वो 5 दिन कौन कौन से हैं? ध्यान से सुन लो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली और दिवाली। ये 5 दिन ऐसे दिन हैं जो कि फर्म कितनी भी कैसी भी हो, 24/7 खुलती हो, लेकिन ये 5 दिन वो काम नहीं करती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, न्यूज़पेपर आपको 15 अगस्त के बाद नहीं दिखता है, होली के बाद नहीं दिखेगा, दिवाली के बाद नहीं दिखेगा, इसी तरह से और फेस्टिवल जो मैंने 5 बोले, ठीक है। तो इसलिए हम ले रहे हैं 360 इंस्टेड ऑफ 365। तो अगर मैं इसको यहां से हटाना चाहूं तो ये यहां से हट के कहां चले जाएगा? न्यूमेरेटर में। इनटू कर दो यहां 360। ये समझ में आ गया पहला रेशियो। दूसरा होगा वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड, WIPCP इज इक्वल्स टू, आप रॉ मटेरियल, अच्छा एक सेकेंड, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, कोई आइडिया? रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है? आप लोगों को तो कुछ भी नहीं आता बच्चों, ऐसे कैसे चलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बेटा बहुत डिफिकल्टी हो जाएंगी अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमें पता चलता है कि
रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपको पता ही है, तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड, अब इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए भी हम लेंगे यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग किसने पढ़ाई थी तुम्हें, उसी का था है बेटा ये टॉपिक सारे। इंटू 360। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, कोई बताओ मुझे। सीधे सीधे रॉ मटेरियल कंज्यूम ही ले लो, इसमें प्लस कर देंगे अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ये रहेगा इस चीज के लिए फॉर्मूला, ये है वर्क इन प्रोसेस ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस चीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट थर्डली हमें कैलकुलेट करना होगा फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड। अब इसके लिए बेस ग्राउंड क्या होगा, क्या होंगे इसके बेस ग्राउंड, इसके लिए जो बेस ग्राउंड रहेंगे वो फिनिश गुड्स से रिलेटेड होंगे, जैसे कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड मल्टीप्लाई बाय 360। लेकिन अब फिर से अगेन आप लोगों के सवाल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सबसे पहले ले लेना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देना जो कि और कोई एक्सपेंडिचर अगर हुए हो तो, एक्सेप्ट सेल्स एक्सपेंडिचर। फिर ऐड करना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इससे आपका निकल के आ जाएगा फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। और इन्हीं रेशियो के बेसिस पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों,
इनके बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा ये इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। जल्दी से नोट कर लो इसको। जब कर लो तो बता देना। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। ओके, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट निकालेंगे डेटर कन्वर्जन पीरियड। DCP इज इक्वल्स टू अब यहां पर आ जाएगा डेटर कन्वर्जन पीरियड के लिए सबसे बेसिस होंगे वो होंगे डेटर्स डिवाइडेड बाय डेटर्स बनते क्यों हैं? क्योंकि हमने उनको करी होती है क्रेडिट सेल्स और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। अब ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हमने कैलकुलेट करनी थी, ये देखो। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड भी अवेलेबल है और डेटर कन्वर्जन पीरियड भी अवेलेबल है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा न्यूमेरिकल, तो उसमें आप देखोगे कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमें ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल के बाद ना हमें निकालनी होगी नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए एक और चीज जिसका नाम है क्रेडिटर डेफरल पीरियड। क्रेडिटर डेफरल पीरियड ना बच्चों एक तरह का स्पॉन्टेनियस सोर्स होता है किसी भी फर्म के लिए। और वो स्पॉन्टेनियस सोर्स कैसे होता है कि मान लो मैंने किसी को पैसा 1 महीने बाद देना था, अब वो मेरे पर्सनल रिलेशन है उसके साथ कि अगर मैं उसको मना लूं कि मैं आपका पैसा जो 1 महीने में देने वाला हूं उसको अगर मैं 2 महीने में दूं तो चलेगा। अगर वो बोल देता है कि हाँ ठीक है 1 महीने नहीं आप 2 महीने बाद दे देना, तो ये सोचो ये हम बात करें नॉर्मल लेवल, लेकिन कंपनीज के केस में 1 महीने का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो किसी को 50 करोड़ रुपया देना था किसी को और वो 50 करोड़ रुपया 1 महीने के लिए उस पर्सन के पास ही है, तो वो 50 करोड़ रुपए से 1 महीने में कितना और एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता है। तो इसलिए हमें चेक करना जरूरी पड़ जाता है कि क्रेडिटर डेफरल पीरियड मतलब किसी की भुगतान करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 360 और अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल। कैसे करेंगे? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल को माइनस कर देंगे क्रेडिटर डेफरल पीरियड के साथ, या अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल्स टू GOC माइनस CDP। बस इतना ही है। यहां से लेकर ये रहेगी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के हमारे पास तरीके। अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, जल्दी से देखो ये भी।
पूरा बना बनाया क्वेश्चन दे रखा है तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको बस नोट कर लो आप जल्दी। देख लो, कहीं पर अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। इससे आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे नेट ऑपरेटिंग साइकिल और ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। फिलहाल आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप मुझे इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट करके बताओगे इस क्वेश्चन से। इसके लिए भी मैं लिंक आज दिन तक या शाम तक क्रिएट कर दूंगा। फिलहाल कर लिया इतना नोट? अगर आपने तो मैसेज करो या अनम्यूट करके जल्दी बताओ, मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। ओके, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब जल्दी से एक रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कैसे निकाला जाएगा मैं बता देता हूँ। देखो, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड में आपके पास सब कुछ दिया हुआ ही है उसमें, आई थिंक। रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैं इसे फेक का बता देता हूँ, इस एक्चुअल फिगर का दिखा देता हूँ, प्रोजेक्टेड का आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 4349 और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी दे रखी है ये भी देखो, क्लोजिंग स्टॉक 827। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ? एट टू 7 डिवाइडेड बाय कितना था? 4653 नहीं 4349 मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? 5.28 5.28 नहीं, और कोई करके देखो जरा क्या आ रहा है। देखो सिंपली 8 to 7 है ना, 8 to 7 into 360 कर दिया, डिवाइड कर दिया 4349 68 68.457 हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा 68 डेज, ये आंसर हो जाएगा कि इसका मतलब हमें रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट करने में 68 दिन लगेंगे, ये इसका मतलब होगा। अब बाकी रेशियो आप लोग कैलकुलेट करना खुद से और फिर मुझे बताना, ठीक है? असाइनमेंट जमा करना इसका मतलब। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसकी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी और बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ओके? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच।